डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आनंद गुप्ता आपको होम क्लासेस पीसीएम वाले में मैथ का 10th क्लास के मैथ में एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस से यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए लाभदायक क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने कल पढ़ा था, आज उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। दोस्तों, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4-5 क्वेश्चन किए थे, जो कि अभी फिलहाल आपको 4 मैंने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो मैंने कराए थे, वो 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें हमें पहचानना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान हमारी विशेषता ये पता चल जाए जब कोई क्वेश्चन जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होती है, दैट इक्वेशन विच हैव कंसिडरेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ऐसे इक्वेशन को द्विघात समीकरण के रूप में जाना जाता है। अच्छा बेटा, तो इसके आगे हम लोग बाकी के 3 क्वेश्चन मैंने जो आपको होमवर्क के रूप में दिया था, मैं मान सकता हूँ आप लोग किए होंगे, और जो नहीं भी कर पाए होंगे उन बच्चों के लिए उन क्वेश्चनों को मैं लगवाता हूँ। ठीक है, तो बेटा 5वां के बाद 6वां क्वेश्चन जो आता है उसे हम लोग देखते हैं कैसे उसको हम लोग कंसिडर करेंगे, कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीबीएसई और यूपी बोर्ड के लिए सेम सिलेबस है। इन बच्चों को कंफ्यूजन ना रखेंगे दिमाग में। सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के बच्चों का सिलेबस सेम है, सेम बुक सेम सिलेबस है, एनसीईआरटी बेस है, सबको एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है उसको मैं पढ़ दे रहा हूं आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये इक्वेशन द्विघात समीकरण है? तो ये मुझे बताएगा खुद चिल्ला के। कैसे? देखिए x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b x प्लस 1 इक्वल टू a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 टू 4 माइनस 2ab 2 टू 4 x आ जाएगा। देखिए बेटा, x स्क्वायर से x स्क्वायर ही कैंसिल हो जाता है। जब x स्क्वायर बचा ही नहीं तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्योंकि इसमें x ही नहीं है, x स्क्वायर का क्वाड्रेटिक टर्म ही नहीं है। तो हमने पहचान लिया देखते ही कि जब x स्क्वायर ही नहीं है तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ में आई ये द्विघात समीकरण क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का टर्म 0 हो गया है, x स्क्वायर नहीं रहा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। अच्छा बेटा, आगे देखते हैं, इसी को आगे ले जाते हैं। नेक्स्ट सवाल को क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम जाते हैं। ठीक है, सवाल को ज्यादा लेंथी सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपको पकड़ में आ जाए क्वेश्चन, आप जान जाते हैं, तुरंत पेपर में लगाइए और वहाँ पे स्किप कर दिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप भी आ सकते हैं क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेस भी हो सकते हैं। तो हमें कोई चीज़ नहीं, बस हमें सत्यता की पहचान करनी है, जानकारी लेनी है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। अच्छा, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं हम लोगों को। x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1। ये सवाल बोल रहा है, इसे हमें करना है।
अब इसे हमें कैसे करना है इसे हम देख लेते हैं। क्या ये सवाल हो पाएगा? कोशिश करिएगा। ये a प्लस बी का होल क्यूब बनता है, तो a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab 3 दूना 6 x 3ab ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पे 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है बेटा, माइनस का 2x। अब हमें देखेंगे तो एक x स्क्वायर से x क्यूब घटा दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे और लोग करेंगे तो ये घटा देंगे तो ये इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। पहली बात, इस इक्वेशन में ये क्यूबिक आ रहा है, और अच्छे से हल कर लो। x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6 दूना 12x बराबर माइनस का 2x क्यूब माइनस का 2x। अब देखिएगा बच्चों कि x क्यूब प्लस 8x प्लस ये मैं इसको इधर ले आऊं, ठीक है, और क्वेश्चन को आगे करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा कुछ गलतियों को छोड़ेंगे। 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब 2 इतना लिखा, ठीक है। अब इधर देख लेंगे 6x a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, तो 2x 6 गुना 6x स्क्वायर 6 12x। अब इसको इधर ले आओगे तो अभी इक्वेशन जो बन के आएगी वो किस में बन के आएगी, चाहे इसको उधर ले जाइए तो x क्यूब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x क्यूब केवल x क्यूब आ जाएगा। अब माइनस का x माइनस का 2x और ये 12x मिलके माइनस का 14x, ठीक है, प्लस इधर जाएगा तो माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का 8 बराबर 0। तो ये हमारी जो इक्वेशन बन के आई प्यारे दोस्तों, ये बच्चों ये जो इक्वेशन बन के आई ये भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है द्विघात समीकरण? क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्यूब है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे घन है, क्यूब का है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है बच्चा। बहुत अच्छे से बहुत आराम से सवाल को लगाना है, कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए, कोई हिचकना नहीं है कि सवाल क्या कह रहा है, क्या दिया। सवाल कुछ नहीं होता बेटा, बस आसानी, बस मेथड आसान होना चाहिए। आप जब कर रहे हो तो बस खाली क्वेश्चन आपको देखो और सवाल आपके दिमाग में बन जाना चाहिए। आप जैसे सॉल्व करोगे उसका वैसे ही आंसर मिलेगा आपको, ठीक है प्यारे बच्चों। ये बहुत अच्छी तरीके से सवाल आपने लगाया होगा, ये समझा होगा, देख लीजिए बहुत तरीके से। और हमने यहाँ पे ये द्विघात समीकरण है नहीं है, ये द्विघात समीकरण, ठीक है, तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण में केवल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लिख लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। चलेंगे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में आठवां क्वेश्चन 1.8 एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं ये बताना है।
फिर से यार पावर 3 आ गई है द्विघात समीकरण, हमें दिख रहा है पावर 3 आ रही है। अगर पावर 3 है तो द्विघात समीकरण नहीं है, लेकिन पहले चेक तो कर ले पूरा सवाल, ठीक है, कहीं गलती ना हो जाए हमसे भाई। करो भाई, एक्स क्यूब माइनस का 4x² एकदम क्वेश्चन उतार लिया, x प्लस 1 ये सवाल उतार लिया। अब सवाल के बाद का ये पार्ट ध्यान से देखना इसको, x और x। देखिए बेटा, ओम क्लासेस पीसीएम वाले से आनंद सर आपको लगातार बूस्ट करते हुए आप इसमें वो जज्बा है कि आप इस चीज को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, आप इस चीज को बहुत खूबी समझ सकते हैं। तो देखिए अगला लेग पे आते हैं हम लोग, तो a क्यूब x क्यूब पर तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस का 2ab, तो 2 जब 4x तो 2ab ब्रैकेट में a माइनस b ब्रैकेट में x माइनस 2, ये बेटा हुआ। आगे नीचे आ जाएंगे, x क्यूब माइनस 4x² माइनस का 4 माइनस का x प्लस 1 बराबर x क्यूब माइनस 8 माइनस का 4x और x² हो जाएगा, माइनस प्लस 4x हो जाएगा, ठीक है। यहां से देखिएगा x क्यूब और x क्यूब कट गए बेटा, बहुत आसान में हो गया। देखिए x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो गया। अब ध्यान से क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो चुका है। अच्छा, क्वेश्चन राइट उत्तर है बेटा, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 माइनस x प्लस 1 x माइनस 2 का होल क्यूब, a क्यूब x के घात 3 माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब 2 2 4 2 8 माइनस का 2ab, तो 2ab 2 इंटू x 2 2 जा 4x 2ab ब्रैकेट में x माइनस 2 तो 4x, तो 4x² यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 4x² माइनस प्लस 4x² माइनस का 4x माइनस प्लस 4x हो गया। अच्छा, यहां से तो हमने चला लिया इक्वेशन, ठीक है बेटा। अब मुझे कुछ डाउट कर रहा है, ठीक है, जो भी चीजें हैं अभी फिलहाल यहां से x² भी कैंसिल आउट होगा, और देखा जाए तो क्योंकि 4x² है, ठीक है, क्या है 4x² है, तो दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये और ये भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर वे में मैं इस सवाल को आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको लगाइए, कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। एक क्वेश्चन आप पे भी है बेटा, ठीक है ना, तो सेम क्वेश्चन नंबर 8 यू कैन डू इट, ठीक है, देन आई कैन आस्क टुमारो दैट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं कल फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको बताना है या नहीं, मैंने छोड़ दिया लॉजिक पे, लगा के आधा पे छोड़ा है इस क्वेश्चन को, आपको बस पता लगाना है फिर से द्विघात समीकरण है कि नहीं, ठीक है। अच्छा चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर अब आते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2 के 3 1 4 पार्ट है, ठीक है भाई। तो चाहिए तो 3 और 4 पार्ट को कर लें, या पहले ऐसे क्वेश्चन कर लें जिनको समझने से पहले द्विघात समीकरण बनाना आवश्यक पड़ेगा,
ठीक है, तो हम 4.2 पे आते हैं। ठीक है बेटा, 4.1 के क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन बचा है और दूसरा क्वेश्चन, चलिए आयताकार क्वेश्चंस को लगाते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल, एरिया जो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो मान लिया चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है क्या? लंबाई। ठीक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो हमें दिया है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, हम जानते हैं। आयत का क्षेत्रफल एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया कितना दे रखा है? 528। लंबाई दे रखी है x और चौड़ाई दे रखी है x और लंबाई दे रखी है 2x + 1। अब मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 2x स्क्वायर प्लस x और उधर ले जाना चाहोगे तो माइनस का 5 2 8 528 बराबर 0। अब 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 2 8 = 0 इतने लोग हो गए हैं। तो इसको सॉल्व करना है। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब मुझे बनानी है कि जो इसको सॉल्व करके निकले। ठीक है, क्या है आपको समझ में आ रहा है? 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 5x = 2 बराबर ये। तो ये हमारा द्विघात समीकरण तो मैंने बना लिया। बात समझ में आ रही है? तो लंबाई और चौड़ाई में कहना, एक चीज और बतानी थी इसमें बेटा। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर जो है, रेक्टेंगुलर क्षेत्रफल, रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ that length is twice of breadth added 1. Find out length and breadth of that. हमें लेंथ एंड ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो बेटा पहले तो आपको ये क्वेश्चन में जो चीज़ें दे रखी थी इसको आपने आराम से लगा लिया। अब देखो इसमें x की वैल्यू फाइंड कर लो। यहाँ से अगर x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो आपको बहुत आसानी से आप इस सवाल को लगा लोगे आगे के लिए। देखिए परेशान नहीं होना है। 528 है, 528 का 2 से मल्टीप्लाई अगर कराऊंगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। करता हूँ ऐसे आपके लिए करूंगा। ठीक है, कि x की वैल्यू क्या निकलेगी। ठीक है, चलो टाइम लेता है कोई दिक्कत नहीं। तो 528 2 से गुणा कर लो। 8 दूना 16 का 6 1 2 दूना 4 और 1 5 5 3 5 हो गया। 5 दूना 10। अब ये आ गया हमारे पास 1056। 2 से 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 2 अट्ठे 16। सही है। 2 से 2 दूना 4 2 छंग 12 2 छंग 12 और 2 चौके 8। फिर 2 से 2 एकम 2 2 तेज 6 और 2 दूना 4। फिर 2 से 2 छंग 12 12 और
एक बचा, फिर 12 हो गया, 2 6 12, फिर 2 से 2 3 6, 2 3 6, फिर 3 11 से 11 3 33, फिर 3 से 3 1 कम 3, देख लिया जाए। अब देखिए बेटा, फैक्टराइजेशन करके जो निकल के आया ये डिजिट आई है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 गुणे 11 के 33, 33 गुणे 32 बन गया। वाह, बहुत लाजवाब, बहुत अच्छी बात है। क्लैप है बेटा इस पे आपको लोगों को, ये बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, अब 32 से कहते हैं 33, 33 में से अगर एक घटा देंगे, वह दो संख्याएं देखिएगा, गुणनखंड करने की विधि होती है, हमें 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 258 का हमें गुणनखंड करना था। मैंने क्या किया, ये 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करते डिजिट आया 10 56 का एलसीएम ने ले लिया, गुणनखंड निकाल लिया। जैसे ही 10 56 का गुणनखंड निकाल के आया तो इतने डिजिट मिलके बने क्या है 32 और इतना मिलके बन गया 33। और हमें चाहिए था कि ऐसी दो संख्याएं जिसका गुणा करने पर लौट के गुणा करने पर 10 56 आ गए, गुणा करने पर 10 56 है, और उसी डिजिट को जब हम घटा दें, आपस में घटा दें, तो उस डिजिट को घटाने पर -1 आना चाहिए, घटने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो हमें घटाने पर 1 आ गया। तो इस प्रकार से हमने सवाल को लगा लिया बेटा बहुत ही तरीके से। प्लस 33x माइनस, समझिएगा 33x 32x, ठीक है। तो 33x माइनस 32x माइनस का 5 2 8 बराबर 0। देखो बेटा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन आके बन के रुकता है, आपको दिख रहा होगा कि 32 11 दूना 22 11 22 कहते हैं 33, और 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, तो 32 और 32 का और इसका डिफरेंस निकाल दिया जाए तो 1 आए, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं, वही डिफरेंस यही तो लेते हैं। तो 33x माइनस 32x, ठीक है, 33x माइनस 32x यहाँ पे प्लस कर लेंगे, तो भी क्या डिजिट का अंतर आ रहा है, एक बहुत बड़ा फैक्टर, जिसको बोल सकते हो एक्स फैक्टर, ठीक है। यहाँ तक सवाल समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है, आपके लिए इतना ही सवाल काफी था, आंसर यही है, ठीक है। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं सवाल को, उसका बुक में आंसर यही तक है, ठीक है। आंसर हमारा याद हो गया। एक आयत का क्षेत्रफल, एक रेक्टेंगल का एरिया 258 मीटर स्क्वायर है, एंड इट्स ब्रेड्थ इज लेट किया गया, इसका ब्रेड्थ को लेट किया गया, जो लेंथ की ट्वाइस टाइम्स एंड प्लस एड 1 टाइम्स है। एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, फॉर्मूला लगा दिया और ये निकाल के खड़ा कर दिया बेटा। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, जो भी मेथड से निकाल लीजिएगा, और जो आंसर आएगा x की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, x की वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि आपको पूछा भी नहीं है, मैंने आपको एक्स्ट्रा के लिए आपको कराया है बेटा ये क्वेश्चंस, ठीक है। सेम क्वेश्चंस यहाँ तक देख लीजिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत गुणनफल का गुणनफल 306 है। तो देखिए, क्रमागत मतलब होता है लाइन से, क्रम से। चलिए, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, क्रमागत मतलब द पॉजिटिव
इंटरवल ऑफ टू नंबर्स पॉजिटिव इंटरवल ऑफ टू नंबर। तो क्रमागत का गुणनफल दे रखा है 306। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अच्छा भाई, पूर्णांकों की द्विघात समीकरण ऊपर हमको लगता है इन सबका हमें निम्नलिखित समीकरणों का द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। भाई देखिए प्यारे बच्चों, परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका द्विघात सॉल्व नहीं हो रहा था। हमने क्वेश्चन किया है, नहीं सॉल्व हो रहा था, बहुत थोड़ा सा लेंथी जाएगा, सॉल्व हो के आएगा, आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन सवाल में ऊपर बोल चुका है खाली द्विघात समीकरण बना दो, केवल द्विघात समीकरण बना दो क्वेश्चन नंबर 2 का, बस इतना ही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो दो क्रमागत धन पूर्णांकों के गुणनफल 306 है। तो भैया 306 है तो मान लीजिए, माना धन पूर्णांक बराबर x, पहला धन पूर्णांक x मान लो, माना पहला क्रमागत, माना पहला क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x तथा दूसरा x+1। तब दोनों क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, तो पहला है x, दूसरा है x+1 का गुणनफल 306 के बराबर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, x² + 1x बराबर 306। इधर लाएंगे x² + x माइनस का 306 बराबर 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते जाना है बस, ठीक है। कौन सी इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है बस। सवाल में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाती जानी है बस, और कुछ नहीं करना है, बस इतना मेहनत करना है बेटा। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो पूछते जाएंगे, बस हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते जाना है और सवाल हमारा पूरा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सुन लिया जाए इसके बारे में भी। हाँ, तो सवाल कहता है आपसे, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। आयु वर्ष में उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रोहन की माँ की हमें वर्तमान आयु नहीं पता है बेटा, लेट कर लोगे। वर्तमान आयु x, उसकी माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो रोहन x है, लड़की है बेचारी, माँ उनसे 26 वर्ष बड़ी है तो x + 26 वर्ष बड़ी है। बात में समझ आया? 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? x + 3 हो जाएगी। तो उनकी माँ की आयु भी x + 3 हो जाएगी, दोनों की आयु, ठीक है। अच्छा, तो दोनों की आयु का अब बेटा, अब इसमें इनका गुणनफल जो है 360 के बराबर है। तो हमको वर्तमान आयु याद करके बतानी है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा 4.1 सॉल्व हो रहा है बेटा, ठीक है। इसके तीसरे पड़ाव पे आ गए हम लोग, 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। माना रोहन
की आयु बराबर x वर्ष। देखो बेटा x वर्ष, रोहन बेटी है, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ, किसकी माँ? रोहन की माँ, रोहन की माँ, ठीक है, माँ की आयु क्या हो जाएगी? रोहन से 26 वर्ष बड़ी हो जाएगी। 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या होता है? 3 साल बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 साल बाद रोहन की आयु बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष। रोहन की आयु 3 साल बाद बढ़ेगी, तो क्या उनकी मम्मी की आयु नहीं बढ़ेगी 3 साल बाद? तो रोहन की माँ की भी आयु बढ़ेगी। तो 3 साल बाद रोहन की माँ की आयु बराबर x प्लस 26 प्लस 3 इक्वल टू x प्लस 29। अब कहता है क्या, यहां से इन दोनों की आयु का गुणनफल, 3 साल बाद वाले इन दोनों की, अब इन दोनों की आयु का गुणनफल, बेटा सुनना, इन दोनों की आयु का गुणनफल जो है, अब क्या होता है? 3 साल बाद इन दोनों की आयु का गुणनफल x प्लस 3 और x प्लस 29 का गुणनफल जो है 360 वर्ष के बराबर है। कितने के बराबर है? 360 वर्ष के बराबर है। 360 का गुणनफल 360 वर्ष, 360 के बराबर है। अब मल्टीप्लाई कर लो, अंदर इनका मल्टीप्लाई करना सीख लीजिए। x तो x स्क्वायर 29x 3x, अब यहां से 3 9 का 3 27 2 3 दूना 6 और 2 8 बराबर 360 x स्क्वायर 29 30 31 32 29 9 3 12 32 x स्क्वायर प्लस 32x 87 360 माइनस 87 360 में से 87 घटा दें, 87 घटा देंगे, 10 में से 7 गया, 3 इधर दे देंगे बेटा, 15 में से 8 8 7 15 7 बचेगा, और एक कैरी जब दे दी हो तो 273 इधर लाएंगे तो माइनस का 273। ठीक, तो एक्स स्क्वायर 3x 32x प्लस 73 इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का ये क्वेश्चन खत्म हुआ, क्वेश्चन नंबर 3, और ये हमें द्विघात समीकरण बना है। आंसर बेटा एकदम समझ लीजिएगा, कहीं से कोई भी दिक्कत तो बेहिचक पूछिए, बेहिचक उनसे बोलिए काम। और प्लीज़ बेटा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सबके पास ये चीज़ पहुंच सके। आपको जो मैसेज पहुंच रहा है सभी लोग इस रॉ मटेरियल को अच्छे से पढ़ सके। मेरी पूरी कोशिश है आप लोगों के साथ, मेरी महत्वाकांक्षा है कि आप इस चीज़ को पूरा कर सकें। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को लगाया, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का करूँगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, मुझे याद रहेगा, क्वेश्चन नंबर 8, जो प्रत्येक बच्चा लगा के मुझे ज़रूर दे,
मेरे को नए बच्चे जुड़े, जितने ज़्यादा नए से नए बच्चे जुड़े बेटा, कि मुझे चैनल पे और मज़ा आए पढ़ाने में, मैं ऑनलाइन आपको भी देख सकूं कि आप लोग कितने ज़्यादा एक्टिव हो। ठीक है, तो चैनल पे वीडियोस डालने से नहीं मन लगता है जब तक आप लोगों का व्यू नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैं क्लास 10th के लिए अभी प्योर, अभी मेरा क्लास 10th चल रहा है और क्लास 10th का मजेदार सेशन चल रहा है। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 3 वीडियो पढ़, 3 क्वेश्चन अभी लगा लिए, चौथा क्वेश्चन बाकी उसको लगाते हैं। क्या बताइए, हर क्वेश्चन में हमेशा मन नहीं लगता है, पढ़ाई में क्यों खफा है आप। परेशान नहीं होने की जरूरत है बेटा, मस्ती करिए, मौज करिए, मस्ती करिए, परेशान ना होइए। अब देखिए रेलगाड़ी दौड़ा देते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। समान चाल, उसकी चाल नहीं बदलती है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल 480 किलोमीटर प्रति घंटा, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसकी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चाल ज्ञात करनी है और हमें इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इनको दे देंगे भाई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा बेटा? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो जल्दी जल्दी से, बना दीजिए। माना रेल गाड़ी, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। निश्चित दूरी इसकी 480 किलोमीटर, निश्चित दूरी 480 किलोमीटर। समय बराबर, तब समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी है 480 और चाल है x। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हमने रख दिया 480 बटा ये। ठीक है बेटा, यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अर्थात घंटा से कम दूरी तय करती है, तब उसके समय में, यदि ये बात देख लीजिएगा, ये नोटेबल बात है, यदि रेल गाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम अर्थात x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा
हो तो किलोमीटर प्रति घंटा हो तो लगा समय बराबर 480 अपॉन x माइनस 8 हो जाएगा। अब देखिए बेटा, हमारे पास यहाँ तक के क्वेश्चंस पे हम पहुँचे हैं, ठीक है। तो टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार 880 x माइनस 8 के समय में 480 x माइनस 8 और 480 x घंटे में अधिक समय लेता है। तो सपोज करते हैं ये 480 माइनस x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3 बेटा। देखिए बेटा, यहाँ तक का सवाल समझ में आ रहा है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करके किनारे कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मशक्कत है, ठीक है, थोड़ा सा प्लान, थोड़ा सा सेटअप, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम भी करते हैं आपके साथ, आप भी करिएगा, कोशिश करते हैं। पहले x 480x माइनस x माइनस 8 4x08 x माइनस 8 x माइनस 8 देखिएगा बेटा, प्यारे बच्चों, इस सवाल को आगे हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। हम 480 कॉमन ले लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, 480 कॉमन ले लेते हैं। 1 अपॉन x माइनस 8 1 अपॉन x इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 480 अपॉन x माइनस 8 इंटू x, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस का x माइनस माइनस प्लस का 8 इंटू 3 के टेबल से क्या ये कट सकता है? देखिए बेटा, कुछ रीजन है क्या कटने का। 3 का 3 एक बार 3 छंग 18 36 3 का 3 3 एकम 3 3 छंग 18 32 होती है 48। बिल्कुल सही बात है। 16 क्या 48 और ये 0 इधर हो जाएगा, उधर का कटम काट कोई सफाया हो गया, पूरा साफ सुथरा विकास। देख लो इधर भी मल्टीप्लाई एक बार और देख लो अपना, x का गुणा इधर हुआ, x का गुणा इधर करके x प्लस 8 माइनस का x माइनस प्लस का 8, ठीक है। नीचे हुआ x माइनस 8 और x हो गया, यहाँ तक सॉल्व हो गया। x से ये x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास केवल बचा ऊपर 8 और नीचे मल्टीप्लाई बचा, ठीक है। तो इस 3 से तो हमने काट के दिया ना, 3 तो 1 जा, ठीक है। तो नंबर ऊपर आ क्या रहे हैं बचे हुए, उसको देख लो।
ठीक है। 1 6 0 इंटू 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब 16 16 32 48 64 16 5 80 16 96 16 7 112 16 8 128 128 आ जाएगा क्या रिकवर करके एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 128 0, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा इक्वल टू 0। ये चीज विकास करके निकल के आएगी। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 128 इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होके आती है बेटा। तो एक मिसाल की तरफ पे हमने द्विघात समीकरण के क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 को खत्म करके 4.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट करते बेटा। क्या हुआ? एक्सरसाइज नंबर 4.1 इज कंप्लीटेड विद 1 क्वेश्चन विल बी, केवल एक क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है, एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन को हमने लगा लिया है, ठीक है, और सब समझ लिया है। आप वीडियो को रिमाइंड करके एक एक चीज नोट करके समझ के देख सकते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं, ठीक है। क्लियर बातें हो जाए और वीडियो में तभी समझ में आता है, ठीक है। एक बार फिर से हम उस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं जिसकी बात हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले की थी, उसको भी खत्म ही कर लेते हैं आज ही के आज ही दिन, बकाया ना रहे, उसको हम लोग आज ही के आज ही दिन खत्म कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 था, हाँ देखिए था क्या, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 2 का होल क्यूब। ओके, अब इसको तो ऐसे लिख देंगे, एक क्यूब एक्स क्यूब 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर इधर के रूप में आ जाएंगे। तो ये माइनस है बेटा, यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको आता होगा, तो लगा दीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 6x ब्रैकेट में x माइनस